हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। मोहित फिर कहने लगा, बस और नहीं पानी पीना। मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मोहित के चेहरे को अपनी तरफ किया और जो पानी मोहित के चिन पर गिरा था उसे अपने हाथ की हथेली से साफ करते हुए धीमी आवाज में बोली, आपको कुछ खाना तो नहीं, मतलब अभी तो सुबह हुई है, तो क्या आपको कॉफ़ी पीनी है। मोहित कुछ पल यूं ही मधु की तरफ देखता रहा। फिर उसने कुछ सोचते हुए मधु से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर मधु मोहित की तरफ देखने लगी। फिर मोहित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम इंदौर से कब आई। मधु हड़बड़ा सी गई। फिर वो कहने लगी, वो कल रात। रहने दो, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपने करियर को सीरियसली नहीं लेती, फिर तुम यहाँ से वहाँ ही करती रहोगी। मोहित की बात सुनकर मधु किस बात का रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आया। फिर भी उसने मोहित से धीमी आवाज़ में कहा, पहले मैं अपने करियर को सीरियसली नहीं लेती थी, पर अब मैं अपने करियर को सीरियसली ले रही हूँ। वो सब जाने दो, तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में कैसे आई और यहाँ तुम्हारे अलावा कोई है क्यों नहीं। क्या किसी को कुछ पता नहीं। और हाँ, सबसे पहली बात कि मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो फिर मुझे यहाँ कौन लेकर आया। और तुम्हें तो एक मिनट मोहित, रुक जाएं। आप एक साथ कितनी बातें पूछ रहे हैं। मैं कैसे इन सब सवालों के जवाब दूंगी, जबकि मुझे भी नहीं मालूम कि आप कैसे आए यहाँ। मधु ने मोहित को बीच में टोकते हुए चिढ़ते हुए कहा, जिसे सुनकर मोहित मधु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। सच में मधु के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी, जिसे मोहित गौर से मधु को मानो अपनी आंखों से स्कैन करने लगा था। मोहित ये सुनकर खामोश हो गया था। फिर उसने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, ठीक है, पर तुम ये बताओ कि मेरे साथ कोई आया भी है या नहीं। ये सुनकर मधु ने जवाब देते हुए कहा, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली आई थी, पर वो सभी घर फ्रेश होने गए थे, तो बस सभी कुछ ही देर में आते होंगे। ये सुनकर मोहित रिलैक्स फील करने लगा। मोहित के चेहरे पर एक अनचाही मुस्कुराहट थी, जो कि कोई इंसान इसे एक नज़र देख ले तो वो कह नहीं पाता, पर जो इंसान मोहित को गहराई से देखता तो ज़रूर उसकी ये मुस्कुराहट को भाप सकता था। पर मोहित को अचानक से कुछ याद आया और उसने अपना सिर हल्के से ऊपर किया और बोला, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम तो इंदौर में थी ना, फिर यहाँ कैसे आई। मधु, जो कि यही मिन्नतें कर रही थी कि मोहित इसे कुछ भी उल्टा सीधा ना पूछे जिसका जवाब उसके पास ना हो, पर कुछ ही मिनट में मोहित की बात सुनकर वो घबरा सी गई और वो सोचने लगी कि क्या जवाब दिया जाए। तभी उसने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आई थी। मोहित मधु को यहाँ देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा चुका था कि मधु इतनी दूर से मधु मेरे लिए ही आई है। इस वक्त मधु को बेहद बुरा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, वो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मुझे यहाँ कुछ काम था, इसलिए आई थी। तुमने ये बात कब कही, मुझे क्यों याद नहीं है। मोहित ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा। इधर मधु अब मोहित से मन ही मन चिढ़ने लगी थी और मोहित के हर एक बात को याद रखने पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। मन ही मन फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे हुए थी और उसने दांत भींचते हुए मुस्कुराहट में जवाब देते हुए कहा, मोहित प्लीज़, आप कितने सवाल कर रहे हैं। मतलब कौन इंसान उसके साथ इतना सब हो जाने के बाद भी पूछता है भला। मोहित मधु की तरफ गौर से देख रहा था और मधु को इस तरह से इरिटेट होते देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर भी उसने मधु को परेशान करने के लिए कहा, ठीक है, पर ये सब जाने दो, तुम पर ये बताओ कि तुम मेरे पास क्या कर रही हो। मधु कुछ वक्त तो सोचने लगी, उसके बाद अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए कहने लगी, अब मैं सभी के सामने आपकी बीवी हूँ ना, तो फिर मुझे तो आपके पास आना ही चाहिए। ये सुनकर मोहित ने मधु को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुम नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मधु का मन कर रहा था कि वो मोहित का गला दबाए, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा हुआ था और कहने लगी, मोहित, आपको ये सब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है।
सभी का जीना हराम करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा तुमने? मोहित ने अपनी भुएं ऊपर उठाते हुए कहा और मधु हड़बड़ा गई। फिर अपनी सफाई देते हुए बोली, मेरा मतलब था कि आपको इस वक्त ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अभी आप सिर्फ आराम कीजिए। मोहित शांत हो गया था, पर उसने मधु को काफ़ी परेशान कर दिया था। इधर मधु भी मोहित से चिढ़ भी गई थी और उसे मोहित को सारी बातें कहनी भी थी, पर जिस तरह से मोहित उससे सवाल पर सवाल कर रहा था, इसलिए मधु का कॉन्फिडेंस गिरने लगा था और वो यही सोच रही थी कि कैसे मोहित को सारी बात कहे। अगर इस तरह से मोहित सवाल पे सवाल करेगा तो वो कोई बात ठीक से कह भी नहीं पाएगी। इधर मोहित ने एक बार फिर मधु से सवाल किया, वैसे 3 दिन बाद शायद फिर से इवेंट है ना, और आज रात तो पार्टी भी थी, फिर भी तुम यहाँ हो। ये सुनकर मधु ने मोहित को कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर से वो मोहित का मुँह ताकती रही और कुछ पल देखने के बाद उसने कहा, मोहित अब आप मुझसे एक भी सवाल मत करिए, क्योंकि मैं इस वक्त जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। ये सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा। उसके बाद उसने फिर पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे परेशान हो रही हो? अब मधु के लिए मोहित को झेलना मुश्किल हो रहा था और वो ऊंची आवाज़ में अपना हाथ आगे करते हुए कहने लगी, मोहित प्लीज़, अब आपने मुझसे इस तरह से सवाल किया तो मैं आपकी जान ले लूँगी। मधु ने फ्रस्ट्रेशन से कहने लगी, जिसे मधु का पूरा चेहरा चिड़चिड़ा सा लग रहा था और मोहित मधु को घूरने लगा था। फिर उसने भी मधु को घूरते हुए कहा, तुम मेरी जान लोगी? हाँ, मैं आपकी जान ले लूँगी अगर आपने मुझे परेशान किया तो। मधु ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, जिसे सुनकर मोहित कुछ पल तो खामोश रहा। उसके बाद उसने मधु के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसे मधु मोहित के पास खींची चली आई और वो मोहित के ऊपर गिर गई। जाहिर था अभी अभी मोहित का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे उसे छोटी मोटी चोट हर हिस्से में लगी थी। जिसे मधु उसके ऊपर आने से उसे दर्द का एहसास हुआ था, पर मोहित ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया था। मधु के हाथ मोहित के सीने पर थे, जिसे मोहित की धड़कनें मधु अच्छे से महसूस कर पा रही थी और वो मोहित की आंखों में देखने लगी थी। मोहित की आंखें साफ थी और उसमें एक सुकून दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मधु अपने पलकें बार बार झपका रही थी। इधर मोहित ने मधु की कमर को पकड़ के रखा था और मोहित ने अपनी एक भौहें को ऊपर उठाते हुए पूछा, तुम मेरी जान लेना चाहती हो? हाँ, अगर आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आपकी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगी। मधु ने भी मोहित की आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा, जिसे सुनकर मोहित ने अपने हाथों की पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। फिर कहने लगा, ओ मतलब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरी जान लोगी, जबकि तुम्हें ये मालूम है कि मैं तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता हूँ। चाहे आप कितनी भी डेंजर क्यों ना हो, पर अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। ये बात मधु ने मोहित की आंखों में देखकर कही थी, जिसे सुनकर मोहित ने तेज आवाज में कहने लगा, क्या तुम भूल गई वो पुराने दिन? हाँ, मुझे याद है वो पुराने दिन, पर अब मेरा पुराने दिन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे आज से मतलब है कि आप इस वक्त कैसे इंसान हैं। मधु ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसे सुनकर न जाने क्यों पर मोहित को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। मोहित को ऐसा फील हो रहा था कि मधु अब उसकी पूरी तरह से हो गई है। बिना उसे कुछ भी कहे मधु उसके पास दौड़ी चली आई, जिसे याद करके ही मोहित का मन खिल उठा था और मोहित इस वक्त मस्ती करने के मूड में था, जिसे वो मधु को परेशान करने के लिए कहने लगा, वैसे तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी? कोई तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो शायद हम दोनों को एक हस्बैंड वाइफ समझेगा। ये सुनकर मधु के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी और उसका चेहरा गंभीर हो गया था, जिसे उसके हाथ मोहित के कपड़े पर कसते चले जा रहे थे। मोहित ने हॉस्पिटल के कपड़े पहने थे और मधु के नाखून मोहित को अपने चेस्ट पर महसूस हो रहे थे, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। फिर मधु ने सहमी हुई आवाज़ में बोली, हाँ, दुनिया के सामने तो मैं आपकी वाइफ हूँ, इस नाते तो मुझे यहाँ रहना चाहिए ना। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ थी, वरना मैं इंदौर में होती तो शायद मैं यहाँ नहीं आती। मधु ने ये बात अपने अंदाज में कही, जिसे सुनकर मोहित उसे घूरने लगा था, क्योंकि मधु भी उसे साफ साफ एटीट्यूड दिखा रही थी, जो कि मोहित अच्छे से समझ रहा था।
इसलिए उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उसने मधु को आज़ाद किया। उसके बाद उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर वो गुस्से में नाराज़गी जताते हुए बोला, ठीक है, फिर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मधु ने पहले तो मोहित के सीने पर से हाथ हटा दिया। उसके बाद वो खड़ी होते हुए कहने लगी, मैंने भी यही सोचा है। हाँ, मधु ने ये बात मोहित को चिढ़ाने के लिए कही थी, जिसे सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा, मानो वो मधु को सबक सिखाना चाहता हो। पर इस वक्त मोहित इंजर्ड था, जिसे उसे दर्द भी हो रहा था। फिर मधु ने कुछ सोचते हुए मोहित से कहा, लेकिन मैं चली तो जाऊंगी यहाँ से, पर घर वाले ये समझेंगे कि शायद मुझे अपने हस्बैंड की परवाह नहीं है, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सच में तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? मोहित ने मधु पर अपनी आंखें टिकाते हुए कहा, जिसे सुनकर मधु मोहित की तरफ देखने लगी। वैसे तो मधु मोहित के साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि मोहित ने उसे परेशान कर दिया था, इसलिए फिर वो कैसे मोहित को भला जाने दे सकती थी। फिर मधु ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तो रहना ही होगा ना। चाहते हुए भी मोहित मधु को घूरने लगा था, पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। हालांकि मधु पर गुस्सा आ रहा था, पर शुरुआत तो उसने ही की थी, जिसे वो खामोश था। फिर भी मोहित ने भी मुंह फुलाते हुए कहा, तुम्हें कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो रहा बाहर का रास्ता, प्लीज़ चली जाओ। मधु को मन ही मन हंसी आ रही थी और वो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहने लगी, ठीक है, फिर वैसे भी मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती, तुम्हें कोई रुकने के लिए भी नहीं कह रहा। मोहित ने भी घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर मधु बाहर की तरफ जाने लगी और 3-4 कदम आगे बढ़कर रुक गई। उसके बाद मोहित की तरफ मुड़कर उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, मोहित, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि मैं रुक जाती हूँ, वरना कोई मेरे बारे में क्या कहेगा कि पति हॉस्पिटल में है और पत्नी को परवाह ही नहीं है, यही कहेंगे सब। ये सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा। उसके बाद वो कहने लगा, अब मेरी पत्नी को मेरी परवाह नहीं है तो फिर सब यही कहेंगे, और वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रुकना चाहती हो, तो फिर तुम्हारा यहाँ ना होना बेहतर है। ये सुनकर मधु अपनी शक्ल भोली भाली बनाने लगी। उसके बाद वो बोली, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ अपने मन से रुक जाती हूँ, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सुनकर मोहित ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। इधर मधु फिर दरवाजे तक ना बढ़कर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसके बाद वो वहाँ बैठने ही जा रही थी कि इतने में बाहर से आवाज़ आना शुरू हो गया। ये आवाज़ मोहित की फैमिली की थी, जिसे मधु अच्छे से जान गई थी, और वो दरवाजे से बाहर की तरफ देखने लगी। फिर उसने अपने कदम वहीं बढ़ा दिए, पर वो आगे जा पाती। वो सब अंदर आ गए। रुक्मणी मोहित को बैठा हुआ देखकर वो खुश हो गई थी और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मोहित, क्या तुम ठीक हो? मोहित अपनी माँ को देखकर सीधे बैठने की कोशिश करने लगा और उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। रुक्मणी मोहित के पास जाकर बैठ गई। उसके बाद उसने मोहित के माथे को चेक किया। फिर वो मोहित के माथे पर बंधी पट्टी को हल्के से टच करते हुए कहने लगी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मोहित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, मॉम, अगर मुझे चोट लगी है तो फिर दर्द तो होगा ही ना। रुक्मणी की आंखों से आंसू आ गए थे। फिर वो अचानक से मोहित को अपने गले से लगा लेती है। रुक्मणी मोहित को सही सलामत देखकर खुश थी और वो मोहित को देखकर अपने आप को रोने से रोक न सकी, जिसे उसके आंसू छलक आए थे। फिर मोहित ने भी अपनी मॉम को अपने हाथ आगे बढ़ाकर गले से लगा लिया। उसके बाद वो अपनी माँ से धीरे से कहने लगा, मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। रुक्मणी मोहित से दूर हुई। उसके बाद वो कहने लगी, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ हमारे ही घर रहोगे, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, लेकिन मोहित का इतना ही कहना था कि रुक्मणी ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम्हें, तुम कहीं नहीं जाओगे मतलब कहीं नहीं जाओगे। मोहित इस बात पर मुस्कुराया। फिर वो अपनी माँ को समझाते हुए बोला, ठीक है मॉम, आप जैसा कहती हैं मैं आपकी बात मान लेता हूँ,
लेकिन अभी मधु ने फैशन डिजाइनर एकेडमी में कंपटीशन में भाग लिया है, तो अब सिर्फ 2 ही कंपटीशन बचे हैं। एक कल होने वाला है और दूसरा 1 हफ्ते बाद, इसलिए मधु को जाना होगा। मोहित की बातें सुनकर मधु मोहित को देखती रही। मधु के चेहरे के भाव आश्चर्य भरे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मोहित आखिर करना क्या चाहता है। असल में मधु के दिमाग में 2 सवाल उठ रहे थे। पहला ये कि मोहित उसे यहाँ से जाने के लिए भी कहता है, और दूसरा ये कि उसने अपनी मॉम के सामने मेरा नाम क्यों लिया। ये सवाल उसे समझ नहीं आ रहे थे। फिर भी वो मोहित को अपने बारे में सोचता सुन मुस्कुराने लगी थी, और उसके चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट थी। और तो और मधु के चेहरे पर से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। रुक्मणी ये सुनकर कुछ पल सोचती रही, पर वो इस बात पर जैसे विरोध कर सकती थी, क्योंकि उसे यही पता था कि मधु 3 महीने से इसी कंपटीशन में लगी हुई है। पर वो मधु को तो पीछे हटने का तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती थी। ठीक है, मैं मधु को तो नहीं रोकूंगी, पर तुम नहीं जा सकते कहीं भी। जैसा कि तुमने कहा कल ही कंपटीशन है, तो फिर तुम्हें कैसे जाने को मिलेगा। ये सुनकर मधु ने जवाब देते हुए कहा, कंपटीशन होने में अभी 2 दिन बाकी है, और वैसे भी मैं मोहित को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मोहित मधु को घूरने लगा, और वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं सका। इसलिए वो कहने लगा, लेकिन मॉम, मधु को कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, तो उसे जाना ही होगा। हाँ, पर मैं आज कल रहूँगी, फिर कल की रात की फ्लाइट से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, मधु ने जवाब देते हुए कहा। और इस बात को मोहित नकारते हुए कहने लगा, नहीं, तुम आज ही जाओगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊँगी, मतलब अभी कहीं नहीं जाऊँगी, मधु ने इस बार तेज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर मोहित ने भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये मेरा फैसला है कि तुम आज ही जाओगी और वहाँ जाकर कंपटीशन की तैयारी करोगी। दोनों एक दूसरे की बात को काटने में तुले हुए थे, और इधर रुक्मणी, अंशिका, मोहित के पापा और विनीत भी दरवाजे के पास खड़ा था। ये सभी दोनों को इस तरह से लड़ाई करते हुए देख रहे थे। कभी मोहित की तरफ देख रहे थे तो कभी मधु की तरफ देख रहे थे, पर दोनों के बीच में कोई बोल नहीं रहा था। नहीं करनी मुझे कंपटीशन की तैयारी। मेरे लिए कंपटीशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, मधु ने मोहित को जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहा। और मोहित भी बिना बात पर ध्यान दिए कहने लगा, नहीं, तुम्हें इंदौर। मोहित कहते कहते रुक गया, और वो मधु की तरफ गौर से देखने लगा, क्योंकि उसने मधु की बात को अपने दिमाग में ले लिया था। उसके चेहरे के भाव, जो कि गुस्से में थे, मानो गायब ही हो गए थे। इधर मधु, जो कि मोहित से बहस करने के चक्कर में जो उसके दिल में बात चल रही थी वो बोल गई थी, जिसे उसने अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया था, और मन ही मन, हे भगवान, मैं ये क्या बोल गई। पूरी फैमिली मधु की तरफ देख रही थी, जिसे मधु को असहज होने लगी थी, और वो वहाँ से जाना चाहती थी, पर कैसे जाती। सभी की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी, जिसे वो शर्म से झेप रही थी, और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया था। मोहित मधु की तरफ देख रहा था कि इतने में रुक्मणी ने कहा, मधु तुम्हारी वाइफ है, इसलिए मैं इसे तो यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगी। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, पर उसकी मर्जी से। मोहित के पास कोई शब्द नहीं थे मधु को कुछ भी कहने के लिए, इसलिए वो खामोश रहा। और मधु रुक्मणी का साथ पाकर कहने लगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने कंपटीशन से पीछे हट रही हूँ, पर मैं कल रात को चली जाऊँगी। वैसे भी मैंने तैयारी कर ली है, तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। इस बार मोहित ने शांत रहते हुए कहा, मधु क्या सच में तुमने तैयारी कर ली है। हाँ, मैंने तैयारी कर ली है, मधु ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, जिसे सुनकर मोहित कुछ भी नहीं कह सका। और विनीत, जो कि दरवाजे के पास खड़ा था, वो अंदर आते हुए कहने लगा, अरे तुम लोग क्या छोटे बच्चे हो क्या, ऐसे लड़ाई करते हो। विनीत की आवाज़ सुनकर सभी की नज़र उस ओर चली गई, और सभी विनीत की तरफ देखने लगे। विनीत के हाथ में कुछ पैकेट थे, और वो वही एक टेबल के ऊपर रखते हुए कहने लगा, मधु और मोहित, मैं तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर मधु टेबल के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी, थैंक यू, मुझे वैसे भी भूख लगी थी। विनीत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें से कुछ खाने का सामान करण ने दिया है,
वो भी तुम्हारे लिए। मधु के चेहरे पर जितनी बड़ी स्माइल थी उससे भी दुगनी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसका चेहरा खिला खिला सा लग रहा था। और वो विनीत की तरफ देखकर कहने लगी, मेरा भाई कहाँ है? विनीत ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, करण ने मुझसे ये कहा था कि मधु से ये कहना कि मैं फ्रेश होने गया हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। हाँ, तुम तैयार रहना। बिल्कुल, करण ने मुझसे यही कहा था कहने के लिए जो मैं तुम्हें कह चुका हूँ। मधु सोच में पड़ गई थी ये सुनकर, और वो विनीत से पूछने लगी, क्यों भाई मुझे लेने आ रहे हैं? वो तो मुझे नहीं कहा करण ने, पर जो मुझे कहने के लिए कहा था मैं आपको कह रहा हूँ, विनीत ने कहा। यह सुनकर मधु कुछ पल सोच में पड़ गई, और इधर मोहित करण का नाम सुनकर थोड़ा बहुत तो अंदाजा लगा चुका था, इसलिए उसके चेहरे के भाव कुछ बदले थे, पर अगले ही पल नॉर्मल हो गए थे। मोहित ने विनीत की तरफ देखा, उसके बाद वो कहने लगा, विनीत, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? विनीत ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को लेकर आया हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें भी लेकर आया हूँ। डॉक्टर अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ, तो आपको आखिर होश आ ही गया। डॉक्टर फिर मोहित के पास आया, फिर मोहित को चेक किया और मोहित से थोड़ी दूरी बनाकर कहने लगा, वैसे तो ये ठीक है, पर ध्यान रहे कि इनके माथे की पट्टी में पानी नहीं जाना चाहिए, और ख़ास ध्यान इनके खाने पीने का रखना होगा। मैं जो ये नहीं खा सकते वो सब आपको लिख कर दूंगा, ताकि आपको ध्यान आ जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें इन्हें नहीं खिलानी। विनीत ये सुनकर बोला, तो क्या हम मोहित को कॉफ़ी तो पिला सकते हैं ना? डॉक्टर ने हाँ में भरते हुए कहा, हाँ, आप ये सब तो पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनको अभी नहीं खानी चाहिए। मोहित को वैसे भी भूख लगी थी और उसे डॉक्टर की बातें इरिटेट कर रही थी, और वो वहाँ अपने पापा को देखकर और कुछ नहीं कह सकता था। और इधर मधु, जो कि मोहित ने उसकी काफ़ी अच्छी बैंड बजाई थी, उसे तो ये सुनकर जैसे एक मौका मिल गया था मोहित को परेशान करने का, और वो मोहित की तरफ देखकर उसे मोहित के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे, और उसे याद आया कि मोहित के साथ सारे रिलेशन ठीक हो जाने के बाद मोहित उसे ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाने देता था। यह याद आते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और वो मन ही मन कहने लगी, मिस्टर मोहित, अब थोड़ा तो मैं अपने होने वाले बच्चे के पापा को तो परेशान कर ही सकती हूँ, है ना? तो हो जाएं तैयार परेशान होने के लिए। यही सोचकर मधु तुरंत ही अपने ख्याल से बाहर आई और आगे बढ़ते हुए कहने लगी, जी डॉक्टर, मैं हूँ ना, मोहित के खाने के बारे में ध्यान रखूँगी। क्या मोहित के लिए खिचड़ी सही रहेगी? हाँ, अगर ये खाएंगे तो बेहतर होगा, आप खिला सकते हैं, डॉक्टर ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा। और मोहित ये सुनकर मधु की तरफ घूरते हुए कहने लगा, नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद है मिस्टर मोहित, आपको पसंद हो या ना हो, पर इस वक्त आपको हल्का फुल्का ही खा सकते हैं, और कॉफ़ी भी आपको मैंने पीने के लिए तो कह दिया है, पर आप कॉफ़ी पीने के साथ कुछ खा भी लीजिए, ताकि आपके सर के घाव भरने में ज़्यादा वक्त ना लगे और आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। मोहित डॉक्टर की बात सुनकर मधु की तरफ घूरने लगा, क्योंकि मोहित जान गया था कि मधु ने जानबूझकर खिचड़ी का नाम लिया था। फिर मधु डॉक्टर से अपनी भोली भाली शक्ल बनाते हुए कहने लगी, डॉक्टर, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि इस वक्त मोहित को खिचड़ी खिलाने के लिए। नहीं, मैं बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं खाऊंगा, मोहित ने तेज आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर सभी मोहित की तरफ देखने लगे और मोहित की बात सुनकर हंसने लगे थे। और वो मोहित का मजाक बनाते हुए कहने लगे, मोहित, तुम्हें तो खिचड़ी पसंद थी ना, तो फिर अब क्यों मना कर रहे हो खिचड़ी ना खाने के लिए? मोहित गुस्से से विनीत की तरफ देखने लगा और वो तेज आवाज़ करते हुए मना करने लगा, मुझे कभी खिचड़ी पसंद ही नहीं थी, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे खिचड़ी पसंद है? डॉक्टर वहाँ परेशान हो गया था, इसलिए वो विनीत और मोहित की बहस में बीच में टोकते हुए बोला, ठीक है मिस्टर मोहित का आप सभी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और वैसे भी ये 2 दिन हॉस्पिटल रहेंगे, फिर डिस्चार्ज किया जाएगा इन्हें। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगे। तभी विनीत ने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर, मोहित के जख्म पर ड्रेसिंग कब होगा? आज शाम के वक्त इन्हें खाने की ज़रूरत है, फिर शाम के वक्त ड्रेसिंग किया जाएगा।
विनीत ने डॉक्टर को थैंक यू कहा। उसके बाद डॉक्टर बाहर चला गया और औरों ने आगे आते हुए कहा, 2 दिन यहाँ रुकने के लिए कहा है तो यहाँ सिर्फ 2 लोग रुक सकते हैं। नहीं, मैं आज ही घर शिफ्ट हो रहा हूँ, मोहित ने कहा। जिसे सुनकर विनीत ने मना करते हुए कहा, नहीं मोहित, इस वक्त तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, इसलिए तुम्हारा 2 दिन तक यहीं रहना ठीक रहेगा। मोहित ने फिर गुस्सा जताते हुए कहा, नहीं मतलब नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे इसी वक्त घर जाना है। रुक्मणी को मोहित पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था और वो मोहित को प्यार से समझाने की कोशिश की। मोहित, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 दिन यहाँ निकालने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं। इधर मधु ने विनीत जो पैकेट लाया था उसमें से कुछ खाने की चीज़ें निकाल कर मोहित के पास आई। मोहित मधु की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा, मानो वो कहना चाहता हो कि इस बाउल में क्या है। मधु के एक हाथ में बाउल था और मधु बाउल मोहित के सामने रखते हुए मोहित के पास बैठ गई। उसके बाद उसने एक चम्मच भरकर मोहित के मुंह तक ले गई। फिर उसने कहा, ये लो, ये आपके लिए सूप है, जिसे पीकर आपको थकान नहीं लगेगी। मोहित मना करने के मूड में था, पर वहाँ सभी के होने के कारण से वो मधु की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना मुंह खोला और मधु ने मोहित को सूप पिलाया। मोहित को इस सूप में कोई स्वाद नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने मधु की बेइज्जती ना हो इसलिए बाउल भरा हुआ सूप पी लिया। इधर करण फ्रेश होकर हॉस्पिटल अपनी कार से आ चुका था मधु को लेने के लिए। दूसरी तरफ अतुल जी घर आ गए थे। उन्होंने मोहित की ट्रीटमेंट करने के बाद वो दूसरे हॉस्पिटल भी गए थे और किसी दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन किया था। उसके बाद वो घर आ गए थे और दिव्या का इंतज़ार कर रहे थे, पर दिव्या किसी काम से बाहर गई थी, इसलिए वो यहाँ नहीं थी। अतुल जी सोफे पर बैठे हुए थे और वो गहरी सोच में डूबे हुए थे। असल में अतुल जी के मन में यही ख्याल चल रहा था कि मोहित से मधु कितना प्यार करती है और दिव्या मधु के प्यार की दुश्मन बन बैठी है, तो कैसे मधु अपने प्यार के साथ रह सकेगी। अतुल जी का ये सब सोचना वाजिब था, क्योंकि अतुल जी ने दिव्या को सारी सच्चाई भी बता दी थी। फिर भी दिव्या उस वक्त पिघली नहीं थी, इसलिए अतुल जी थोड़े सहमे हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ों से परेशान भी हो गए थे। इसलिए वो इंडिया छोड़कर जाना चाहते थे ताकि सुकून की ज़िंदगी जी सके, वरना यहाँ तो ना ही वो मधु का दुख देख सकते थे और ना ही दिव्या का रूड बिहेवियर, पर शायद किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इसलिए वो अब अमेरिका जाने का फैसला बदल लिए और यहीं रहने का मन बना लिया था। अतुल जी ने अपना सिर सोफे से टिका दिया था और उनकी आंखें बंद थी। फिर अचानक से अतुल जी को ख्याल आया छाया की बेटी के बारे में। यह ख्याल आते ही उनकी आंखें खुल गई। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने आप से सवाल किया, मैं मधु की मदद लेकर तो छाया की बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ, मैं मधु से मिलकर एक बार ज़रूर इस सारी बातों को क्लियर करूँगा और छाया की बेटी से मिलूँगा। वैसे तो अतुल जी मधु को कुछ भी नहीं कहते छाया के बारे में, लेकिन मधु को छाया के बारे में सब पता होगा तो शायद मधु छाया की सच्चाई सुनकर मधु को मोहित को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होगी। यही सोचकर अतुल जी ने यह फैसला किया था। इधर करण को एक कॉल आ गया था, इसलिए उसने अपने चलने की रफ्तार कम कर दी थी और वो वार्ड के बाहर पहुंच गया था। इधर रोशनी और मानवी भी पहुंच गए थे और करण ने दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था और इधर रोशनी ने भी, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे का हाथ देखकर अपने हाथ हवा में ही रोक दिए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोशनी करण को देखकर कुछ पल उसकी तरफ ही देखती रही, पर अगले ही पल उसने अपनी नज़र फेर ली और अपने हाथ नीचे कर लिए। इधर करण भी कुछ पल रोशनी की तरफ देख रहा था, फिर उसने भी अपना हाथ पीछे कर लिया और इधर उधर देखने लगा। मानवी, जो कि दोनों के पीछे खड़ी थी, वो इन दोनों को इस तरह से देखकर गहरी सांस लेती है और मन ही मन, अगर इतना प्यार है तो फिर बात कर लेनी चाहिए। दूर रहने से इतनी ही तकलीफ होती है तो गलती माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए और सब कुछ भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी जीनी चाहिए। इधर रोशनी ये सोच रही थी कि अभी करण अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और दरवाज़ा खोलेगा, और करण सोच रहा था कि अभी रोशनी अपना हाथ आगे बढ़ाएगी और दरवाज़ा खोलेगी।
यही सोचकर दोनों ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ पल इसी तरह बीत गया और पीछे खड़ी मानवी बस खड़े रहकर इन दोनों को दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रही थी और दोनों में से किसी को भी एक जगह से दरवाज़ा खोलते हिलते हुए ना देख अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, अगर तुम दोनों का इरादा नहीं है दरवाज़ा खोलने का तो साइड में हट जाए, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। करण और रोशनी शायद जो कि एक दूसरे के दरवाज़ा खोलने का इंतजार कर रहे थे, वो मानवी की बात सुनकर पीछे की तरफ देखने लगे। मानवी रोशनी को घूर रही थी और करण बिना मानवी को जवाब दी वो पीछे थोड़ा हट गया और मानवी ये देखकर थोड़ी हैरान थी क्योंकि वो करण को बचपन से जानती थी कि करण किस तरह का इंसान है। उसका किसी की बात मानना तो क्या समझता भी नहीं था। फिर मानवी करण की तरह मुस्कुराते हुए बोली, हम तीनों कब से बाहर खड़े हैं ना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।